हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है, जो बच्चे 11th क्लास में हैं अभी उनके लिए ये टॉपिक जो है बिल्कुल नया है। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत क्यों हुआ। तो हमने कौन कौन सा सेट अभी तक पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं सेट की बात करूँ तो हमने इसमें अभी तक कौन कौन सा सेट पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद जब जीरो का खोज हुआ तो हमने पढ़ा क्या, सेट ऑफ होल नंबर। फिर जब हमने सब्ट्रैक्शन सीखा तो उसके बाद क्या आया हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स भी आया। तो उसके बाद हमने पढ़ा सेट ऑफ इंटीजर्स। देन हमारे पास क्या है, जब हमने डिवीजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा, तो जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। फिर इन सब का कलेक्शन क्या होता है, इन सब के कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस सारे सेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इसमें एक सेट और है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे सेट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम डी का वैल्यू फाइंड करते थे, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम जब d का वैल्यू फाइंड करते थे, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहां पे d का वैल्यू क्या क्या आता था, या तो हमारे पास d आता था d 0 के इक्वल, या फिर d आता था ग्रेटर देन 0 के इक्वल, या फिर d आता था लेस देन 0 के इक्वल। जब d 0 के इक्वल आता था तो हम बोलते थे टू रियल एंड इक्वल रूट्स। जब d ग्रेटर देन 0 के इक्वल आता था तो हम पढ़ते थे क्या कि जब d ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन जब यहाँ पे d लेस देन 0 आता था तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स का क्या मतलब हुआ, अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पॉलिनोमियल का अगर देखें तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, डिग्री है 2। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट है कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स या एग्जैक्टली n जीरोस। अगर हमारे पास n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके पास एग्जैक्टली n नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब यहाँ पे देखें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2, इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2। इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से इसके पास एग्जैक्टली 2 रूट्स होने चाहिए। लेकिन जब हम d फाइंड करते हैं, वहां पे जब d लेस देन 0 आता है तो हम बोलते हैं इट हैज नो रियल रूट्स। तो रियल रूट नहीं, इसका मतलब इसके पास 2 रूट्स अभी भी होने चाहिए। तो जो 2 रूट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी रूट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट। तो हमें कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत क्या हुआ कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री इवन हो, जब उसको सॉल्व करते हैं, जब उसके पास रियल रूट्स नहीं होते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो उस इमेजिनरी रूट्स को डिफाइन करने के लिए जिस सेट को हमने लाया उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी जो सबसे छोटा हमारे पास सेट है, इनफाइनाइट सेट में जो सबसे छोटा सेट है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दिस इज सबसेट of whole number is subset of integer is subset of rational number is subset of real number, and these all are subset of complex number। तो समझ में आया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके एलिमेंट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर का नाम वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें हम एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अभी आप पूछेंगे सर ये आयोटा क्या है, I स्टैंड फॉर आयोटा। अब मैं अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाऊंगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बताइए कि सॉल्यूशन क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा माइनस का 1। सो दीज आर 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये रियल रूट्स आ गए। लेकिन अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करके मैं पूछूं कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट बताओ,
तो आप बोलेंगे सर कि अगर हम इसका डी फाइंड करेंगे, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, c क्या है 1। तो जब हम d फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 विच इज माइनस 4, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इट हैज नो रियल रूट, इसके पास रियल रूट नहीं है, लेकिन इसके पास दो रूट होगा, तो वो दो रूट कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहां से जब हम x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर क्या आ गया -1, तो x क्या आ गया, x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। तो ये जो प्लस माइनस, ये अंडर रूट -1 आया, रूट के अंदर क्या है नेगेटिव, इसी अंडर रूट -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, तो जो हम आयोटा डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जो लिखते हैं यहाँ पे आयोटा, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट -1। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर -1 होता है तो उसको हम बोलते हैं आयोटा। क्लियर है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो a और b है, यहाँ पे जो a और b इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, दीज टू आर रियल नंबर्स। ठीक है, जो हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल b है, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे पास रियल नंबर है, और इस पूरे z को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एग्जांपल हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर मैं बोलूं -2 प्लस 5 आयोटा, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या अगला मैं बोलना चाहूं तो -3 -5/2 आयोटा, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर मैं इसको लिखना चाहूं अगला एग्जांपल, तो √3 प्लस √5/2 आयोटा, सो दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी नंबर a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, इस फॉर्म का दिखेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन अब अच्छे से आया होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब ये आयोटा जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, आयोटा किसका इक्वल होता है, आयोटा होता है अंडर रूट -1 का स्क्वायर। तो मैं अगर पूछूं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो। यस, जब दोनों साइड स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर, यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो -1, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। अब मैं पूछूं कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यस या नो। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, सो दिस इज -1 इंटू आयोटा, ये मिलकर हो जाएगा क्या, माइनस का आयोटा। अब मैं पूछूं कि आयोटा की पावर 4 इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दो। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 इंटू -1 मिलकर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हम फाइंड करेंगे, आयोटा पावर 5 अगर हम फाइंड करें तो क्या इसको हम आयोटा पावर 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। और आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आया, 1 इंटू आयोटा, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, आयोटा। आयोटा पावर 6 का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -1। आयोटा पावर 7 का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 और आयोटा पावर 3 का वैल्यू माइनस का आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। और आयोटा पावर 8 का वैल्यू फाइंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, सो विच इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू था -1, दूसरा था माइनस का आयोटा, तीसरा था प्लस का 1। हर जगह यही आएगा, या तो आयोटा आएगा, या तो -1 आएगा, या तो माइनस आयोटा आएगा, या तो +1 आएगा। आयोटा आया, माइनस आयोटा आया, माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, तो आयोटा की पावर जब भी कुछ भी कोई भी इंटीजर होगा या फिर कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, या तो प्लस का 1 आएगा, या तो माइनस का 1 आएगा, या तो प्लस का आयोटा आएगा, या तो माइनस का आयोटा आएगा। तो आयोटा का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आयोटा, इसको हम ऐसे रहने देंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमें चारों याद करके रखनी है। इसमें 3 याद करना है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1। अब मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, आप उसका जवाब देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा पावर 2024 इसका वैल्यू बताओ क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर क्या ये हम चेक करें क्या ये 4 का प्रोडक्ट है, अगर ये 4 का प्रोडक्ट होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इसको आयोटा इंटू 4। अब देखते हैं क्या, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24, यानी ये 4 का प्रोडक्ट आ रहा है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, आयोटा पावर 4 होल पावर 506, क्योंकि पावर में पावर जो होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना है, आयोटा पावर 4 का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा क्या 1 की पावर 506, तो हो जाएगा 1। क्लियर है। तो आयोटा पावर 2024 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 1। इस तरीके से एक क्वेश्चन और बताइए, आयोटा पावर 2001 इसका वैल्यू बताइए। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 4 के फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो आयोटा पावर जब इसको हम 4 के फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू, जब इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 5 जा 20, 500 इंटू 4 करेंगे 2000 आएगा, लेकिन एक बार अभी आयोटा और बच रहा है तो प्लस का 1 लिख सकते हैं, प्लस का 1। तो इसको यानी 2001 को हमने लिखे क्या 4 इंटू 500 प्लस का 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू 500 इंटू आयोटा पावर 1। क्लियर। अब इसका वैल्यू क्या होगा कि ये 4 की पावर में मल्टीपल में तो ये 1 हो जाएगा, 1 पावर 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहां से 1 आ जाएगा और यहां से आयोटा, सो 1 इंटू आयोटा मिलकर क्या हो जाएगा आयोटा। क्लियर है। यानी आयोटा का कुछ भी नेचुरल, कोई भी नेचुरल पावर हो वो हमेशा इन्हीं चारों में से कोई एक वैल्यू देगा। क्लियर है। ओके आगे चलते हैं। अब इस पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ट्राई फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 to 2023 आयोटा पावर k। इसका हमें वैल्यू फाइंड करके बताना है कि क्या आएगा। अब देखते हैं, अब ये है हमारे पास ये 1 यहाँ पे क्या k वेरी कर रहा है, k पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक जा रहा है 2023 तक। तो k का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 5, इस तरीके से हम कहां तक जाएंगे, आयोटा पावर 2000 लेट्स से 2021 प्लस आयोटा पावर 2021 प्लस आयोटा पावर 2022 प्लस आयोटा पावर 2023, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, अच्छा हमने आपको बताया था क्या, आयोटा इक्वल आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1 के इक्वल, आयोटा क्यूब किसके इक्वल माइनस आयोटा के इक्वल, आयोटा पावर 4 किसके इक्वल प्लस 1 के इक्वल। इन चारों को ऐड करो, जब इन सबको ऐड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है आयोटा प्लस का, ये है आयोटा माइनस का, ये दोनों जीरो हो जाएगा कैंसिल होके, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये मिलकर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा 0। अब यहां पे हमने ओपन किया, यहां पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो ये क्या आयोटा पावर 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा की ये चारों मिलके क्या हो जाएगा, ये चारों मिलके हो जाएगा 0। फिर आयोटा पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा आयोटा, आयोटा पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 6 का वैल्यू आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 7 का वैल्यू आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 8 का वैल्यू आयोटा पावर 4। तो अगेन अगला 4 मिलके क्या हो जाएगा, वो भी 0 होगा। इस तरीके से सब 0 0 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा प्लस का आयोटा पावर 2021 आयोटा पावर 2022 प्लस आयोटा पावर 2023। अभी हमें बताया कि आयोटा पावर 2021 किसके इक्वल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2020 इंटू आयोटा 2020 प्लस 1 लिख सकते हैं। हमने इसको इस तरीके से किया क्योंकि ये 4 के फैक्टर में आ रहा है, जैसे 4 के फैक्टर में आएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस अगर हम इसको लिखेंगे तो आयोटा पावर 2020 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस लास्ट वाले लिखेंगे तो आयोटा पावर 2020 इंटू आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा आयोटा प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और लास्ट वाला हो जाएगा आयोटा का क्यूब। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस का आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। ये प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर -1। इसका मतलब है कि जो ये समेशन में वैल्यू गिवन है इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -1। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेन इसमें क्या है, ये चारों हमें याद करके रखना है। उसके बाद ये वाला जो रिजल्ट है ये रिजल्ट भी हमें याद करके रखना है। ठीक है, इसके हेल्प से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं।
आगे अब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी वेयर a कॉमा b दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसमें पहला है, अगर सपोज कर लो इफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, z इक्वल्स टू बचेगा आई बी, यानी सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, i जहां पे आता है उसको हम बोलते हैं उस वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर ही बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ z क्या बचेगा, z बचेगा i इंटू बी, इंप्लाइज z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी या प्योरली ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो अगर इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो रियल पार्ट 0 है, a जो हमारे पास रियल पार्ट था और i भी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। जैसे रियल पार्ट 0 हुआ है तो जो हमारे पास बचा वो z क्या है, प्योरली इमेजिनरी। दूसरा, इफ b अगर 0 हो जाएगा तो जैसे b 0 होगा तो यानी इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ रियल पार्ट, तो z क्या आ जाएगा, z इज a, इंप्लाइज z इज प्योरली रियल या फिर z इज प्योर रियल। ठीक है, तो यानी ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था कंडीशन हमें लगाया, जब इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। तीसरा, अगर इसमें मान लो b 0 नहीं है, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 नहीं होगा तो इस वाले नंबर को हम बोलेंगे z इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z क्या आएगा, a कुछ भी हो, a चाहे 0 हो या 0 ना हो, लेकिन अगर b नॉन 0 है तो उस कंडीशन में क्या बचेगा, ये a प्लस आई बी विच इज नोन एज इमेजिनरी नंबर, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे हम प्योर नहीं बोलेंगे क्योंकि हो सकता है a जो है वो नॉन 0 हो। ठीक है, तो जैसे अगर a 0 हो जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी, b 0 होगा तो प्योर रियल, और अगर b नॉन 0 है तो उसको हम बोलेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर, या उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा, अच्छा इसमें फोर्थ पार्ट जो देखेंगे, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, क्या ये लिख सकते हैं? अब इस ऊपर वाले डेफिनेशन और नीचे वाले डेफिनेशन के हिसाब से, पहले और दूसरे के हिसाब से बताइए कि क्या हम z को क्या बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे 0। तो 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योर रियल है और प्योर इमेजिनरी है। ये यहाँ पे क्या बोलता है, अगर रियल पार्ट 0 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, रियल पार्ट 0 होने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, अगर b 0 है, b 0 है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या होता है, प्योर रियल होता है। तो जो z इक्वल्स टू 0 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी। सो z इक्वल्स टू 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, is the only complex number which is pure real and pure imaginary। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों हो, प्योर रियल भी हो प्योर इमेजिनरी, ऐसा कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0। 0 इज द ओनली नंबर विच इज प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी। ठीक है, आया समझ में? ओके, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर अब कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अगला है कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। अच्छा, हमने x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने पढ़ा होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इसके बाद इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। तो इस वाले प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टेशियन प्लेन। जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो भी इसी तरीके से होता है। जो x एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। जो x एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो y एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। बस, इसमें और कोई फर्क नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस। जो x और y था, तो x को हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, और y को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो इसी x y प्लेन को अब हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि अब ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। अब मान लो हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो जब हम इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं क्या, x, y करके।
x, y करके। तो यहाँ पे जब हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे a z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये लिखा हुआ है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है a, b, यानी रियल नंबर को हम जैसे एक्स वाई प्लेन में क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में जब भी x, y लिखना होता है तो जो x एक्सिस पे होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो y एक्सिस पे होता है उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे, जो रियल है उसको हम पहले लिखेंगे और जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम दूसरी बार लिखेंगे। तो अगर हमें 2 प्लस 3 आयोटा को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 2, 3। अब ये बताइए 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो x पे कितना जाना है 2 और y पे कितना जाना है 3, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, 3, कहीं ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो यही लिखा हुआ है 3 माइनस 5 आयोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3, -5। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा, अगर हम इस तरीके से देखें तो 3, -5, यानी x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पे x कहीं यहाँ पे होगा, और y नेगेटिव 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3, -5। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पे, उस तरीके से हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में वही था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है सेम टू सेम वही रहेगा, बस एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलेंगे और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अब इसके बारे में थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये पॉइंट लेट एक्स एक्सिस रियल एक्सिस और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट जो किस तरीके से, लेट से a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी का मतलब हो गया, अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो a, b फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें पता है कि जो x एक्सिस से यहाँ पे डिस्टेंस आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम बोलते हैं क्या, थीटा एंगल, उसको बोलते हैं एंगल। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे a, x एक्सिस पे जो डिस्टेंस आता है इसको हम बोलेंगे a, और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे b। ठीक है, यहां से यहां तक जो है इसको हमने बोला z, ये हमारे पास जो ये पॉइंट p है z पॉइंट, लेकिन जो इसके डिस्टेंस को ओरिजिन से लेके इस पॉइंट के जो डिस्टेंस होता है ना, o से लेके p पॉइंट तक जो डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ z। क्या बोलते हैं उसको, मॉड ऑफ z। तो अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b गिवन है तो इसका मॉडुलस क्या होता है, इसका मॉडुलस होता है मॉडुलस ऑफ z, का मतलब होता है मॉड z। अब मॉड z हम फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं अंडर रूट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये बताइए कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल ये थीटा है, तो एंगल के सामने हो जाएगा ये क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। क्या ये हाइपोटेनस होगा? अब पाइथागोरस यहाँ पे हम यूज करेंगे तो आप बताइए कि हाइपोटेनस किसके स्क्वायर होगा, किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे मॉड जेड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मॉड जेड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने का मतलब क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो और उसको स्क्वायर रूट के अंदर लगा दो, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉडुलस फाइंड किया तो रियल का स्क्वायर किया, इमेजिनरी का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया और दोनों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। क्लियर है? एक एग्जांपल, मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, z इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा लिखा। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे माइनस का 5, तो माइनस का 5 स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -5 का माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25। तो ये मिलके कितना हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा 34। क्लियर है? तो ये किसका, ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 5 आयोटा, उसका मॉडुलस वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 34। तो आई थिंक आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आगे के लिए हम अगले लेक्चर में चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।